नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी 2021 का मेंस का एग्ज़ाम हुआ, जो कि जनवरी में हुआ। और उसमें फ़िलासफ़ी का जो क्वेश्चन पेपर था, मुझे लगता है कि उसके ऊपर एक बार नज़र दौड़ा ली जाए। तो एक एक करके 4 सेक्शंस लूँगा, इंडियन, वेस्टर्न, सोशल और रिलीजियस करके 4 सेक्शन में हम कोशिश करेंगे इसको कवर अप करने की। इंडियन फिलॉसफी की जो इस बार यूपीएससी के क्वेश्चंस थे या जो पेपर बनाने का पैटर्न था, जो तरीका था, वो बड़ा ही यूनिक लगा। लंबे टाइम बाद ऐसा देखा गया कि पूरा का पूरा इंडियन फिलॉसफी का बैलेंस्ड पेपर यहाँ पर बनाया गया था। बैलेंस्ड इन द सेंस कि इस बार पेपर बनाने वालों ने एक भी ऐसा चैप्टर नहीं छोड़ा जो कि आपके सिलेबस में लिखा हुआ हो। सभी सेक्शंस से, सभी चैप्टर से क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंडियन फिलॉसफी के लिए नॉर्मली कहते हैं कि सर इंडियन फिलॉसफी में 10 चैप्टर्स हैं, चारवाक, जैन और बुद्ध, इनको मैं अलग कर देता हूं, ये जो है हमारे नास्तिक दर्शन कहलाते हैं। इसके बाद हम दूसरे सेक्शन पर चलते हैं जिनका नाम है आपका सांख्य योग, न्याय वैशेषिक और मीमांसा वेदांत। ये जो है आस्तिक कहलाते हैं। फिर एक चैप्टर आता है आपका कंटेम्प्ररी इंडियन फिलॉसफी, महर्षि अरविंद। ऐसे करके आपके 10 चैप्टर्स आपके सिलेबस में अंकित हैं। पेपर का जो निर्माण किया गया, इस बार पेपर का जो सिस्टम देखा गया इंडियन फिलॉसफी का स्पेशली, तो ये ऐसा था कि लगभग सारे चैप्टर्स से यहाँ पर प्रश्न आए हैं। सारे चैप्टर्स से यहाँ पर प्रश्न आए हैं। दूसरी बार, जैसा कि पिछली बार भी ये कहीं ना कहीं इंडिकेट हो रहा था कि यूपीएससी अब जो है थोड़ी सी लॉजिक्स की तरफ जा सकती है। तो हालांकि यूपीएससी ने वो अवधारणा तो पूर्ण नहीं करी, लेकिन वो न्याय और वैशेषिक के साथ इस बार ज्यादा जाती हुई दिखाई दी। तो इस बार जो सर्वाधिक प्रश्न पूछे गए, उनमें से आप इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा प्रश्न जो है वो न्याय और वैशेषिक फिलॉसफी से पूछे गए हैं। सेकंड नंबर पे आपका आता है वेदांत दर्शन। थर्ड नंबर पे आता है आपका बौद्ध दर्शन। ये वो सेक्शंस हैं जहां से एक से ज्यादा प्रश्न पूछे गए। न्याय वैशेषिक, वेदांत और बौद्ध, ये 3 सेक्शन ऐसे हैं जहां से एक से ज्यादा प्रश्न पूछे गए। इसके अलावा जो बाकी के हैं, जैसे कि चारवाक है, जैन है, सांख्य है, योग है, मीमांसा है, अरविंद है, यहां से एक एक प्रश्न पूछा गया। मतलब समझ रहे हैं, हर एक सेक्शन को यहां पर कवर किया गया है। जो पहले एक अवधारणा थी कि साहब वेदांत दर्शन का जो है रेशो सब सर्वाधिक होता है या वेदांत से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यूपीएससी ने कहीं ना कहीं आपको नाखुश नहीं किया। वेदांत से भी प्रश्न यहां पर ज्यादा ही पूछे गए हैं। बट इंटरेस्टिंग थिंग ये रही कि जो बच्चा सब कुछ पढ़ के आया था उसको बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ। पेपर का लेवल कैसा था, ये हम एक बार क्वेश्चंस को देख लेते हैं, उसके बाद डिस्कशन करेंगे। पांचवा प्रश्न जो कि इंडियन फिलॉसफी का शुरुआत करता है, यहां पर 5 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न जो है वो न्याय वैशेषिक का दिया गया है कि क्या बीज के अंदर वृक्ष जो है, क्या एक सीड के अंदर एक जो ट्री है, क्या वो है उसमें। न्याय वैशेषिक कैसे इसको प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन है कि साहब इसमें मैं लिखूं क्या, ये पूछ क्या रहा है। ये आपसे न्याय वैशेषिक की कॉजेशन थ्योरी पूछ रहा है, कार्य कारण का सिद्धांत पूछ रहा है। ये आपसे कहीं ना कहीं कटाक्ष किया जा रहा है, क्योंकि न्याय वैशेषिक दर्शन जो है वो असत्कार्यवाद को मानते हैं। अब असत्कार्यवाद के हिसाब से आपको इसको एग्जामिन करना है, आपको इसको एक्सप्लेन करना है, आपको समझाना है कि क्या न्याय वैशेषिक इस थ्योरी को मान रहे हैं क्या, क्योंकि सांख्य और योग तो इसको मान रहे हैं क्योंकि वो है हमारे सत्कार्यवादी, उनके हिसाब से तो है। न्याय वैशेषिक के हिसाब से है क्या, तो आपको इसमें बहुत ही ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कॉजेशन थ्योरी को लिखना है, कॉजेशन थ्योरी के हिसाब से इसको एग्जामिन करना है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, यूपीएससी लॉजिक्स के ऊपर अब काम करना शुरू कर रही है। लास्ट टाइम यही हुआ था, ऐसा प्रश्न इस बार भी एक दे दिया गया है। हालांकि इसको आप डायरेक्टली लॉजिकल नहीं कह सकते हैं, बट ये कंप्लीटली नहीं, बट कुछ पार्ट इसका लॉजिकल है, ये ध्यान रखिएगा। सेकंड प्रश्न आता है आपका वापस से न्याय दर्शन के ही संदर्भ में। दूसरा प्रश्न आया कि न्याय दर्शन के संदर्भ में जो आप्त पुरुष हैं उनके द्वारा किए गए परामर्शन के शब्द या जो परामर्शन के रूप में शब्द का स्वरूप कैसा होगा, ये समझाइए। आप्त मतलब हो गया एक रिलायबल पर्सन, जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं, जिसके बातों पर भरोसा किया जा सकता है।
तो शब्द प्रमाण की बात की गई है, शब्द प्रमाण की व्याख्या पूछी गई है, प्रमाण शास्त्र की व्याख्या पूछी गई है। तो आप प्रमाण शास्त्र की व्याख्या करते हुए थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देते हुए और इसको समझाएंगे। थर्ड आता है आपका फिर से वैशेषिक दर्शन का ही एक कंसेप्ट, मतलब न्याय और वैशेषिक ही चल रहा है। पहला, दूसरा और तीसरा कंटिन्यू क्वेश्चन जो है वो न्याय वैशेषिक से ही पूछा जा रहा है। यहां ये कह रहे हैं कि जो समवाय है उसके लक्षण के रूप में अयुक्त सिद्धत्व एक अनिवार्य उपाधि है या पर्याप्त उपाधि है। इसको आपको कंपैरिजन करना है और तुलना तुलना करके आपको इसको समझाना है। अब जाकर प्रश्न बदला। चौथा प्रश्न आता है आपका बौद्ध दर्शन का, जहां पर बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन हुई कि सर ये पुद्गल निरात्मवाद, धर्म निरात्मवाद पूछा जा रहा है, आखिर इसमें हमें समझाना क्या है, आखिर ये पूछना क्या चाहता है। तो हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, नैरात्म्यवाद जो कंसेप्ट है उसको आप इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए कि नैरात्म्यवाद को एक पॉइंट ऑफ व्यू तो ये कहता है कि नैरात्म्यवाद का मतलब है कि आत्मा नहीं है, बट मेरा ये मानना है कि ये गलत अवधारणा है, ये गलत कंसेप्ट है, आप इसको इस तरीके से मत पढ़िए। नैरात्म्यवाद का मतलब है कि हाँ, शाब्दिक अर्थ तो इसका ये हो सकता है कि आत्मा नहीं है, बट वास्तविक दार्शनिक अर्थ जो है इसका, फिलॉसफिकल मीनिंग जो है इसका, वो ये है कि जैसा वेदों में वर्णित है, जैसा उपनिषद में वर्णित है, उस प्रकार की आत्मा नहीं है, उस प्रकार की आत्मा का डिस्क्रिप्शन नहीं है। जैसा वेदों ने कहा है कि आत्मा नित्य है, आत्मा शाश्वत है, ऐसी आत्मा जो है बौद्ध दर्शन एक्सेप्ट नहीं करता है। तो नैरात्म्यवाद बेसिकली एक ऐसी स्टेप है, एक ऐसी, मैं कहूं कि एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब है कि जैसा वेदों में लिखा हुआ है वैसा नित्य और शाश्वत कुछ भी नहीं है। जैसा फॉर एग्जाम्पल आत्मा, तो निरात्मावाद, आत्मा के नित्य और शाश्वतता को इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। या इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि बौद्ध दार्शनिकों ने वेदों की थ्योरीज को एक्सेप्ट नहीं किया। तो अगर मैं कहता हूं पुद्गल, पुद्गल का मतलब हो गया आपका मैटर और दूसरी तरफ है धर्म, तो यहां पर इन दोनों को पढ़ने का तरीका क्या हो गया कि पुद्गल नैरात्म्यवाद और धर्म नैरात्म्यवाद क्या है कि बौद्ध दर्शन यहां पर इस संसार में ना ही तो किसी मैटर को, किसी पुद्गल को सत्य मानता है, ना ही वो आत्मा को सत्य या नित्य मानता है। इट मीन्स उन्होंने इस भौतिक संसार को, संपूर्ण भौतिक संसार को ही सत्य, नित्य, शाश्वत नहीं माना। सेम एज आत्मा के साथ भी था। तो ऐसा नहीं है कि बौद्ध दर्शन केवल आत्मा के लिए कह रहा है कि निरात्मवाद, नहीं, ये पुद्गल के लिए भी कह रहा है, ये धर्म के लिए भी कह रहा है, ये आत्मा के लिए भी कह रहा है, तो ये फिजिकल वर्ल्ड के लिए भी कह रहा है। तो आपको इन दोनों को कंपैरिजन करना है कि ये क्या कह रहा है। आपने क्या सब कुछ पढ़ा हुआ है। पांचवा प्रश्न का आखिरी प्रश्न यहां पर चारवाक के पास आ जाता है कि चारवाक की जो ज्ञान मीमांसा एपिस्टेमोलॉजी है, चारवाक की ज्ञान मीमांसा का उनके द्वारा इंद्रियातीत वस्तुओं की अस्वीकृति से संबंध के विषय में आपको टिप्पणी करना है। द रिजेक्शन ऑफ ट्रांसकेंडेंटल एंटिटीज बाय देन, कि इन्होंने कैसे इंद्रियातीत वस्तुओं को भी अस्वीकृत कर दिया। ठीक है, तो इसको चारवाक को पढ़ने का देखिए एक ही तरीका है, चारवाक को समझने का एक ही तरीका है कि चारवाक केवल प्रत्यक्ष को मानता है, इसके अलावा किसी को नहीं मानता। दूसरी बात, चारवाक प्रत्यक्ष को क्यों मानता है, क्योंकि चारवाक कहता है कि नॉलेज जो है आपकी, या फिर नॉलेज की जो शुरुआत है, जो प्रारंभ है नॉलेज का, वो केवल प्रत्यक्ष से ही हो सकता है, इसके अलावा वो संभव नहीं है। इसलिए वो अपनी थ्योरी को डेवलप करता है, चाहे वो ईश्वर हो, चाहे वो मोक्ष हो, चाहे वो कल्याण हो, चाहे कुछ भी हो। वो कहता है कि जब तक उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं समझ में आएगा तब तक मैं काम कैसे करूंगा, जब तक वो दिखेगी ही नहीं तब तक मैं उसके साथ क्या कर सकता हूं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आपके पास एक गाड़ी खड़ी है, आपने कहा कहां है, मैंने कहा मान लीजिए, आप कहेंगे मान क्यों? ऑब्वियसली बात है, गाड़ी होगी तब अब मैं मान सकता हूं, मैंने देखा नहीं, मैंने समझा नहीं, मैंने जाना नहीं, तो मैं कैसे उसे मान लूंगा, तो मैं उसे नहीं मान सकता। इस आधार पर आपको इन्हें समझाना है। 6th क्वेश्चन योग दर्शन से आता है कि योग दर्शन के अनुसार क्लेश के स्वरूप को समझाया है आपने। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और इसी के अंदर एक क्वेश्चन और पूछा है इन्होंने, क्योंकि एक प्रश्न 20 नंबर का है, तो 10-10 करके इसको लिखिएगा।
क्लेश का स्वरूप 10 नंबर का, और निराकरण से हम कैवल्य कैसे प्राप्त करेंगे ये 10 नंबर का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे मार्क्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चन भी आपके डबल होते चले जाते हैं। ये तो एक सिंपल बात है, या फिर आप हमेशा से जानते होंगे, ऐसी कोई नई बात नहीं है इसमें। तो यहाँ आपको दोनों को समझाना है, योग दर्शन के अंदर क्लेश क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग दर्शन के जैसे ही एक और दर्शन है सांख्य दर्शन, जो आपने पढ़ा होगा। वहां पर गुण त्रय का एक कंसेप्ट चलता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये जो है प्रकृति और पुरुष के जब कंसेप्ट को आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि प्रकृति के अंदर ये तीनों गुण पाए जाते हैं, जो कि बेसिकली साम्य अवस्था में रहते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर रहते हैं। पुरुष के अंदर तीनों गुण नहीं पाए जाते हैं। पुरुष जब प्रकृति के आसपास रहता है या निकलने की कोशिश करता है पास से, तो वो इन तीनों गुणों को डिस्टर्ब करता है, तीनों गुणों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। प्रकृति फिर से कोशिश करती है कि इक्विलिब्रियम में आ जाए, पुरुष करता है कि ये मेरे पास आ जाए। तो बेसिकली जो लड़ाई है वो इन तीनों गुणों की है। तो इनको आपको एक्सप्लेन करना है, समझाना है। सिंगल एक ही पूछा है, ज्यादा नहीं पूछा है यहाँ पर। थर्ड क्वेश्चन आता है आपका कि मीमांसकों ने अभाव को भी सत्तामूलक स्वभाव माना है। अगर आप सिंपल एक थिंग देखेंगे कि इंडियन फिलॉसफी की जो एपिस्टेमोलॉजी है या फिर थ्योरी ऑफ नॉलेज है, उसमें हम कहते हैं कि प्रत्यक्ष है, अनुमान है, उपमान है, शब्द है। ये चार तो सभी कहते हैं, ये चार तो लगभग सभी लोग मानते हैं। लेकिन मीमांसा दर्शन जो है वो दो नए थ्योरी ऑफ नॉलेज भी बनाता है, अर्थ आपत्ति और अनुपलब्धि। अर्थ आपत्ति और अनुपलब्धि, ये क्या कहते हैं? मीमांसा दर्शन में अभाव को भी एक तरह का, अगर मैं कहूं कि प्रमाण के रूप में स्वीकार किया गया है। हालांकि ये कंट्रोवर्शियल है, इसके ऊपर बहुत सारे विवाद भी हैं, बट हमें उससे मतलब नहीं है। हमसे पूछा गया है कि सिंपल बात है कि जो अभाव है आपको उसको एक्सप्लेन करना है, और किसी व्यक्ति को जिसका प्रारंभिक ज्ञान है वो किस तरीके से होता है, आपको इसको एग्जामिन करना है, एक्सप्लेन करके इसको एग्जामिन करना है। कंफ्यूजन रहती है कि एग्जामिन के अंदर किस किस स्टेप को मुझे फॉलो करना है, और एग्जामिन का मतलब क्या होता है। कुछ लोग कहते हैं एग्जामिन का मतलब है आलोचना करना। एग्जामिन का देखिए सीधा सा मतलब है परीक्षण करने का, सीधा सा मतलब है आपको अलग अलग तर्क इसमें लगाने हैं, और उन तर्क के माध्यम से आपको ये तय करना है कि ये सही है या गलत है, या आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। नेक्स्ट आता है आपका विपर्य के संबंध में अनिर्वचनीय ख्यातिवाद। ख्यातिवाद वैसे भी यूपीएससी का या फिर फिलॉसफी का एक बहुत ही सबसे फेवरेट या सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ देखिए, अगर आप इंडियन फिलॉसफी पढ़ रहे हैं तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि 5-6 टॉपिक ऐसे हैं जिन्हें आप हमेशा अपने दिमाग में रखें, अपनी कॉपी पर रखें। जैसे कि एक है आपका प्रमाण विचार, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान। ठीक है, ये प्रमाण विचार हमेशा आप पढ़ें, चाहे आपका यूपीएससी हो चाहे आपका स्टेट पीसीएस हो। पूरी इंडियन फिलॉसफी इसी के ऊपर टिकी हुई है। उसके बाद आता है आपका हेत्वाभास। न्याय दर्शन अगर आप पढ़ते हैं तो हेतु जब आभासी हो जाए, जब काल्पनिक हो जाए, हेतु से जब सही ज्ञान प्राप्त ना हो, हेत्वाभास कहा गया है। हेत्वाभास आप पढ़ें। इसी क्रम में आगे आता है ख्यातिवाद। ख्यातिवाद भी आप हमेशा पढ़ के रखें। उसके बाद आता है आपका माया का सिद्धांत, और उसके बाद आता है मोक्ष का सिद्धांत। ऐसे 5-6 टॉपिक हैं जिसे आप इंडियन फिलॉसफी की आत्मा कह सकते हैं, इंडियन फिलॉसफी का आधार कह सकते हैं। इनको पढ़ने में आप कभी कंजूसी ना करें, इनको पढ़ने में कभी भी आप किसी भी तरह की कोताही ना बरतें। ये हमेशा आप पढ़ के चलें, तो ये हमेशा ध्यान रखें, हर एग्जाम में ये टकराएंगे आपसे। प्रश्न है, विपर्य के संबंध में अनिर्वचनीय ख्यातिवाद के जो समर्थक हैं, अद्वैत मत की स्थापना के लिए न्याय मत का किस प्रकार से खंडन किया गया। तो ऑब्वियसली बात है, अनिर्वचनीय ख्यातिवाद के जो समर्थक हैं, अद्वैत मत की जो स्थापना कर रहे हैं, वो न्याय दर्शन का जो विचार है विपर्य के संबंध में, उसको आपको क्रिटिसाइज करना है या इनकी आलोचना उस पर लगानी है। अगला आता है वापस से बुद्ध दर्शन का, सभी वस्तुएं या यदि सभी वस्तुएं क्षणिक है तो बौद्ध की स्मृति और व्यक्तिक तादात्म्य की समस्या को हम किस प्रकार से व्याख्या करेंगे। ऑब्वियसली बात, अगर हर चीज को मैं मोमेंट्री मान रहा हूं तो प्रॉब्लम ऑफ मेमोरी या पर्सनल आइडेंटिटी है, उसको आप किस तरीके से समझ पाएंगे। इसको मैं इस तरीके से समझ सकता हूं कि जो एक तरह की कंट्रोवर्सी आप कह सकते हैं या आलोचना आप कह सकते हैं। बौद्ध दर्शन ने हमारा थ्योरी ऑफ मोमेंट्री समझाया, क्षणिकवाद समझाया, सर्व क्षणिकम समझाया। सर्व क्षणिकम जब समझाया गया तो सर्व क्षणिकम के बाद आपके जो वेदांत दार्शनिक हैं, स्पेशली अद्वैत वेदांत के जो फॉलोअर्स हैं, उन्होंने एक
इलिगेशन लगाया, एक आरोप लगाया इनके ऊपर कि ये तो थ्योरी ही गलत है, क्षणिकवाद जो है बौद्ध दर्शन की सबसे बड़ी गलती है, ऐसा करके इनको क्रिटिसाइज किया गया। तो आपको वो सारे लॉजिक्स इसमें लगाने हैं कि किस तरीके से ये खंडन किया जा रहा है। अगला आता है, जैन दर्शन की सप्तभंगी नय की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। सबसे सिंपल क्वेश्चन, या सबसे मैं कहूं जैन दर्शन के हिसाब से देखा जाए तो जैन दर्शन में 3 या 4 टॉपिक ही हैं जहां से प्रश्न आने की संभावना हमेशा रहती है। जैसे कि आप मान लीजिए अनेकांतवाद आपका सबसे फेवरेट टॉपिक हो गया जैन दर्शन का, फिर हो गया आपका द्रव्य या पुद्गल की अवधारणा, उसके बाद आपका हो गया नय की अवधारणा, उसके बाद हो गया बंधन या मोक्ष की अवधारणा। तो ये 3-4 टॉपिक है जहां से हमेशा प्रश्न आते ही आते हैं। नेक्स्ट 8वां प्रश्न, अगला प्रश्न, सॉरी हाँ 8वां प्रश्न, श्री अरविंद के अनुसार चैतन्य युक्त सत्ता या चैत्य सत्ता का जागरण और सत्ता के अन्य भागों पर उसकी क्रमिक प्रधानता मनुष्य के चेतन क्रम विकास का पहला कदम है। इसको आपको एक्सप्लेन करना है। श्री अरविंद ने जो कहा कि जो मानव से महामानव और महामानव से मानव, अगर आपको डायग्राम याद है, अगर आपको थ्योरी याद है, तो आप इसका आंसर आसानी से कर सकते हैं। अगला प्रश्न आता है, संसार के स्वरूप के विषय में, संसार का स्वरूप कैसा है, इस विषय में शंकर क्या कहते हैं और रामानुज क्या कहते हैं, इन दोनों की आपको तुलना करनी है। तो इसका करने का तरीका बहुत सिंपल है। 15 नंबर का प्रश्न है, 5 नंबर का आप डिस्क्रिप्शन और कंक्लूजन लगा सकते हैं। इसके बाद 10 नंबर की इसकी बॉडी बनेगी, तो उसमें आप एक बॉक्स बना के शंकराचार्य और रामानुजाचार्य लिखकर भी इसमें लिख सकते हैं, और आप चाहें तो पैराग्राफ वाइज भी लिख सकते हैं। शंकराचार्य ने जगत को क्या कहा और रामानुजाचार्य ने जगत को क्या कहा, क्या जगत मिथ्या है या नहीं है, कहीं ना कहीं ये प्रश्न वहां से पूछा गया है, आपको पता ही होगा। माधवाचार्य के दर्शन में जीव और जगत के स्वरूप की व्याख्या क्या की गई है, ये समझाइए। इट मीन 30 नंबर के जो आखिरी के प्रश्न हैं वो स्पेशली आपके वेदांत दर्शन से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा एक प्रश्न और है जो आपका वेदांत दर्शन से जुड़ा हुआ है, जो कि आपका 7वां प्रश्न है 20 नंबर का। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो 20 और आखिरी के 30, 50 नंबर के प्रश्न इस बार भी वेदांत दर्शन से पूछे गए हैं, जो कि एक बेसिकली एक ट्रेंड देखा गया है कि वेदांत अकेला जो है वो 40 प्लस का रहता है। वही बात इस बार भी देखने को मिली। हालांकि पेपर बैलेंस्ड था। अगर लेवल की बात करें तो पेपर का लेवल ज्यादा टफ नहीं था, पेपर ट्रिकी था। अगर आप पढ़ के गए थे, अगर आपको कंसेप्ट पता थे, बेसिक कंसेप्ट अगर आपको पता थे, तो आप इजीली पेपर कर सकते थे। एक नई चीज देखने को मिली, लगभग हर प्रश्न जो है वो कंपेयर कर रहा है, 1 या 2 अलग अलग दार्शनिकों को बीच में डाल रहा है। तो ये एक इंडिकेशन है कि आने वाले टाइम में ये पेपर और भी टफ होंगे। मेरा ये मानना है कि आने वाले टाइम में यूपीएससी आपसे लॉजिक्स के प्रश्न पूछना शुरू कर देगी। तो स्पेशली आप न्याय और वैशेषिक को थोड़ा सा अब महत्वपूर्ण मानकर आगे चले। न्याय वैशेषिक अब वैसा नहीं रहेगा जैसा हम नॉर्मली उसे मानते हैं। अगली क्लास में हम देखेंगे कि वेस्टर्न फिलॉसफी का ट्रेंड इस बार कैसा रहा। वेस्टर्न फिलॉसफी में भी अभी पिछले कई सालों से देखा जा रहा है, वहां पर भी लॉजिकल प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यूपीएससी में लॉजिक्स नहीं है, तर्कशास्त्र यूपीएससी के सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है। लेकिन मजेदारी ये है कि जो फिलोसफर सारे हैं, लॉजिक्स तो दिया है, लॉजिक्स तो उनकी थ्योरी में है, तो आप मना भी नहीं कर सकते। लेकिन मजबूरी ये है कि हमारे सिलेबस में है नहीं, तो हमने पढ़ा नहीं। थोड़ा सा परिस्थितियों को, थोड़ा सा अब समय को समझें और उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी को जारी रखें। चलिए, धन्यवाद।